मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय करने निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 122वां दिन है और इस समय यह पदयात्रा पंजाब में मौजूद है। आज 14 जनवरी सोमवार को यात्रा जालंधर से शुरू की गई, जो कि शाम के समय होशियारपुर में जाकर रुकेगी। बता दें कि यह पदयात्रा अभी तक 15 में से 11 राज्यों को कवर कर चुकी है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा शामिल है। अब इसके बाद यात्रा पंजाब में अपना सफर पूरा कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी और इसका समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में जाकर होगा। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने शनिवार को मनीष सिसोदिया के दिल्ली सचिवालय वाले दफ्तर से कंप्यूटर को जब्त कर लिया है, जिसे लेकर एक दिन बाद रविवार को जांच एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई पर मनीष सिसोदिया ने बयान जारी कर कहा कि जबरदस्ती गलत तरीके से चार्जशीट में नाम जोड़ने के लिए कंप्यूटर ले जाया गया है ताकि सीपीयू में खुद से डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सके। उन्होंने कहा कि सेकंड सैटरडे यानी छुट्टी के दिन सीबीआई जानबूझकर दफ्तर पहुंची थी। सीबीआई दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। हैश वैल्यू प्रदान किए बिना कंप्यूटर जब्त कर लिया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त महीने में सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी और उस रेड की जानकारी खुद उन्होंने ही ट्वीट कर दी थी। एक के बाद एक किए गए 3 ट्वीट में उन्होंने इस बात की जानकारी देने के साथ ही केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा था। सिसोदिया ने अपने ट्वीट के जरिए कहा था कि दिल्ली सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छे काम करने से रोका जा रहा है। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र आज सोमवार 16 जनवरी से शुरू होगा और 18 जनवरी तक चलेगा। हालांकि जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। बता दें, सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे की जाएगी। वहीं एलजी विनय कुमार सक्सेना और केजरीवाल सरकार के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए ऐसे में सदन में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। इसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा कोरोना के खतरे को मद्देनजर रखते हुए सत्र के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा जा रहा विमान रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 68 यात्रियों समेत 4 क्रू मेंबर्स शामिल थे। इस दुर्घटना में अब तक 68 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। बता दें, दुर्घटनाग्रस्त विमान में 6 बच्चों सहित 15 विदेशी नागरिक भी सवार थे। एयरलाइंस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि विमान में 53 नेपाली, 5 भारतीय, 4 रूसी, 2 कोरियाई और एक अर्जेंटीना, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के नागरिक सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाली पत्रकार दिलीप थापा ने बताया कि मलबे में लगी भीषण आग के कारण बचाव अभियान में मुश्किल आ रही है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने दुर्घटना के तुरंत बाद आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई और नेपाल सरकार ने इस घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। साथ ही नेपाल कैबिनेट की आपात बैठक में विमान दुर्घटना में हुई लोगों की मौत को लेकर एक दिन का शोक मनाने का फैसला किया गया है, जिसके लिए 16 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के मुताबिक विमान ने काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से सुबह 10:33 पर उड़ान भरी थी और विमान पोखरा हवाई अड्डे पर उतरने के करीब था। इसी दौरान वह सेती नदी के तट पर स्थित एक घाट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। साथ ही बता दें कि एयरलाइन के प्रवक्ता सुदर्शन बरतौला का कहना है कि हम अभी नहीं जानते कि कौन बचा है। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विमान दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के बाद अब गुजरात सरकार भी बुलडोजर चलाने के मूड में आ गई है। कल रविवार को कच्छ में गुजरात सरकार ने जमकर बुलडोजर चलाया। सरकार द्वारा की गई इस कार्रवाई के दौरान 36 कमर्शियल स्ट्रक्चर और 6 मदरसों को ध्वस्त किया गया है। बता दें, ये कार्रवाई कच्छ के खावड़ा में बॉर्डर कोस्टल एरिया एक्शन प्लान के तहत की गई है। साथ ही बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पिछले साल नवंबर महीने में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर प्रचार किया था और ठीक इसी समय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाने वाले थे। गौरतलब है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने यूपी में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवाने जैसी कई कार्रवाई को अंजाम दिया है और यही वजह है कि गुजरात चुनाव के दौरान भी बुलडोजर काफी चर्चा में आया था और तभी से ये बात होने लगी थी कि गुजरात में भी अपराधियों और अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने के बाद निर्माण कार्यों पर लगे बैन को फिलहाल के लिए हटा लिया गया है।
शनिवार को जारी एक आदेश में कहा गया कि प्रदूषण की मात्रा में आई गिरावट को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 के तहत लगी पाबंदियां हटा ली गई हैं। हालांकि स्टेज 1 और 2 के तहत लगाई गई पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी। बता दें कि पिछले हफ्ते यानी 9 जनवरी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताज़ा बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 434 दर्ज किया गया था। बीते रविवार और सोमवार की शाम से दिल्ली के औसत AQI में इस अचानक वृद्धि को देखते हुए एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तत्काल समीक्षा बैठक की थी। CAQM ने GNCTD, NCR राज्य सरकारों, अध्यक्षों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, PCB, DPCC के सदस्य सचिवों के अधिकारियों को कई निर्देश दिए थे। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध मंगलवार से लागू होगा, क्योंकि वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में खराब हो गई है। हम पर्यावरण विभाग के साथ स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है तो शुक्रवार से पहले भी प्रतिबंध हटाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग इलाके के सरबल में हिमस्खलन में फंसे 172 श्रमिकों को सेना द्वारा जारी बचाव अभियान के तहत बचा लिया गया है। यह जानकारी सेना के अधिकारी द्वारा रविवार को दी गई। उन्होंने बताया कि 14 जनवरी की शाम लगभग 5:40 पर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यशाला क्षेत्र में एक हिमस्खलन हुआ। वहीं इसके पहले 12 जनवरी को एक और बड़े हिमस्खलन ने पास में ही 2 कर्मियों की जान ले ली थी और 14 जनवरी को दूसरा हिमस्खलन इतना तगड़ा था कि 172 श्रमिकों के साथ कार्यशाला क्षेत्र MEIL के मुख्य स्थान से पूरी तरह से कट गया, जिसके बाद MEIL के परियोजना प्रबंधक ने फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के लिए सहायता के लिए भारतीय सेना से संपर्क किया और संकट की सूचना मिलते ही आर्मी कैंप गुंड से एक बचाव दल को तुरंत वहां लाया गया, जिसने बर्फ से ढके मार्ग पर बातचीत की और उसी रात साइट पर पहुंच गया, जिससे कि जल्द से जल्द फंसे हुए श्रमिकों को बचाया जा सके। सेना ने कहा कि खराब मौसम के कारण अगली सुबह बचाव अभियान की योजना बनाई गई और 15 जनवरी को वुसान में कमांडेंट असम राइफल्स बटालियन के तहत एक बचाव अभियान शुरू किया गया, जिसमें सेना के कुत्तों और मेडिकल गियर के साथ हिमस्खलन बचाव दलों को नियुक्त किया गया। अधिकारी ने आगे कहा कि कठिन प्रयास के बाद टीम हिमस्खलन में फंसे सभी 172 श्रमिकों को बचाने में सफल रही। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।